हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के विजन AS 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट से डील करता है। यहाँ हम लोग बोरिंग कॉस्ट का मतलब समझेंगे और फिर समझेंगे कि बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या क्या है। बोरिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट है, कमिटमेंट चार्जेस है जो आप बोरो करते हो, एमोटाइजेशन अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो वो भी बोरिंग का पार्ट होती है। अगर उसके ऊपर डिस्काउंट पे आपने इशू किया है तो वो भी जो डिस्काउंट वाला पार्ट है वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। अगर आपने पैसा बोरो किया है उससे रिलेटेड कोई और खर्चा हुआ आपको, वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। अगर आपने फाइनेंस लीज पे लिया है उसमें जो फाइनेंस चार्जेस है, इंटरेस्ट से रिलेटेड चार्जेस है, वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। और अगर आप फॉरेन करेंसी में बोरो कर रहे हो तो उसमें जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा, सारा एक्सचेंज डिफरेंस नहीं होता आपको पता है, लेकिन एक काफी बड़ा पोर्शन एक्सचेंज डिफरेंस का, वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एंटरप्राइजेस इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। जो आप फंड्स बोरो करते हो, पैसा बोरो करते हो, उस बोरिंग्स में जो आप खर्चा कर रहे हो, बोरिंग को सर्व करते हो, जिसमें इंटरेस्ट या अदर कॉस्ट इनकर्ड करते हो इन कनेक्शन विद बोरिंग्स, वो सारी की सारी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। इंटरेस्ट इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, लेकिन इंटरेस्ट के अलावा में इसमें अदर कॉस्ट भी आ जाती है जो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, आपने जो बोला है इतना इंटरेस्ट या इतने चार्जेस आप पे करोगे बोरो के ऊपर, वो आपकी बोरिंग कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके अलावा अगर आप डिवेंचर वगैरह डिस्काउंट के ऊपर इशू करते हो, आप जानते हो जब आप डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। तो जो डिस्काउंट वाला पार्ट है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है, तो वो भी डिस्काउंट जो है वो भी बोरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई और खर्चा इनकर्ड किया बोरिंग से रिलेटेड, वो भी बेसिकली इफेक्टिव रेट को इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है। आपने FM में भी ये बात पढ़ी होगी, तो ये भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। अगर आपने फाइनेंस लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में फाइनेंस लीज पे कोई एसेट लिया है और जब आप उसको रीपे करते हो तो आपको जितना पैसा ले रहे हो और उससे आप जो पे करे उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है, तो वो भी आपके फाइनेंस चार्जेज होंगे, वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा होगा। उसके बाद अगर आप फॉरेन से पैसा बोरो करते हो आपने फॉरेन करेंसी से पैसा बोरो किया है, तो फॉरेन करेंसी जब आप बोरो करते हो तो एक्सचेंज डिफरेंस आता है। आपने AS 11 में एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब समझा हुआ है कि एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो ये पांचों कंपोनेंट आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ठीक, बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑफकोर्स बोरिंग कॉस्ट में ऑलवेज ये इट इज एन एक्सपेंस, तो आप पे करते हो इसको किसको, जिससे आपने पैसा बोरो किया होता है। बोरिंग कॉस्ट बेसिकली आप इनकर्ड करते हो और पे करते हो आप किसको, जिससे आपने पैसा लिया हुआ होता है, या किसी और को भी अगर आप पे करते हो। तो ऑफकोर्स नॉर्मली लोग इस बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं और P&L में ले जाते हैं, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि बोरिंग कॉस्ट ऑलवेज P&L में नहीं जाती, ये कई बार एसेट में कैपिटलाइज भी हो जाती है। तो किस किस केस में बोरिंग कॉस्ट P&L में जाएगी और किस किस केस में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात से डील करता है। एक तो ये आपका वहम क्लियर करता है कि बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट होता है, बोरिंग कॉस्ट में ये बाकी सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर। दूसरा वहम होता है कि जितनी भी बोरिंग कॉस्ट होती है वो सारे का सारा एक्सपेंस है, P&L में चला जाता है। ये सही नहीं है। बोरिंग कॉस्ट बहुत बार ऐसा होता है कि वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में बात करेगा कि किस केस में जो बोरिंग कॉस्ट है वो, अच्छा यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट में शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं आएगा। शेयर होल्डर पे जो आप पे करते हो, डिविडेंड वगैरह पे करते हो, वो बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। इसके अलावा शेयर होल्डर के अलावा आप डिवेंचर इशू कर लो, आप लोन रेस कर लो, आप डिपॉजिट ले लो या बैंक लोन ले लो, इन सब चीज़ों से आपके बदले में जो आप पे करते हो वो आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। यहाँ पे डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता। बोरिंग कॉस्ट P&L में भी जा सकती है और बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज भी हो सकती है। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि कितनी बोरिंग कॉस्ट, पहले तो बोरिंग कॉस्ट टोटल कितनी है और कितनी बोरिंग कॉस्ट एसेट में कैपिटलाइज होगी, ये उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और बाकी की जो बोरिंग कॉस्ट होगी, टोटल बोरिंग कॉस्ट में से कैलकुलेट कर लो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी है, माइनस जितनी बोरिंग कॉस्ट एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगी वो एसेट का पार्ट बन जाएगी, और बाकी की जो बोरिंग कॉस्ट होगी ऑटोमेटिकली वो P&L में चली जाएगी। ठीक है। दिस AS डील विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरिंग रेज टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। This standard does not deal with equity dividend or preference dividend. Clear? When the carrying amount of qualifying asset exceeds the recoverable amount, ये बाद में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हम इसको बाद में देखते हैं। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। अब देखो जो बोरिंग कॉस्ट होती है, अब ध्यान से सुनना जरा,
आपकी ये बोरिंग कॉस्ट है। बोरिंग कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली। बोरिंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है और नॉट क्वालिफाइंग एसेट या अदर पर्पस या अदर पर्पस, अदर पर्पस, जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट होगी वो हमेशा कैपिटलाइज होगी, और जो अदर पर्पस बोरिंग कॉस्ट होगी वो ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। जो आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो ऑलवेज वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, और जो अदर पर्पस की आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी वो ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इट इज एन एसेट दैट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। यूज लिखा हुआ है तो फिक्स एसेट के लिए आ जाएगा, और सेल लिखा है तो इन्वेंट्री के लिए आएगा। तो क्वालिफाइंग एसेट में आपकी फिक्स एसेट भी आ जाते हैं और आपकी इन्वेंट्री भी आ जाती है। फिक्स एसेट या इन्वेंट्री दोनों क्वालिफाइंग एसेट का पार्ट हो सकते हैं। अगर आपका एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, अगर आपका एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट होगा जिसको बनने में या रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल होने के लिए, रेडी फॉर यूज फिक्स एसेट के लिए शब्द यूज किया गया और रेडी फॉर सेल होने के लिए इन्वेंट्री के लिए शब्द यूज किया गया। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने और अबव माना जाता है, और अबव, ठीक है, और अबव किसी एसेट को बनने में, रेडी फॉर यूज होने में, रेडी फॉर सेल के लिए यूज होने में 12 महीने या उससे ज्यादा समय लगता है तो हम मान के चलते हैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। अगर किसी एसेट को बनने में इतना लंबे समय लगता है, रेडी फॉर सेल में होने में इतना समय लगता है, रेडी फॉर यूज होने में इतना समय लगता है, तो हम मानेंगे वो एसेट क्या हो जाएगा? क्वालिफाइंग एसेट होगा। और क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जितनी भी बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होगी वो ऑलवेज पीएल में नहीं जाएगी, वो उस क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है ये कहीं पे डिफाइन नहीं है, तो नॉर्मली हम 12 महीनों या उससे अबव पीरियड अगर आपको लगता है तो हम उसको क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, कई बार 12 महीनों से लेस पीरियड भी क्वालिफाइंग सब्सटेंशियल पीरियड हो सकता है। तो ये कहना 100% सही नहीं है कि ऑलवेज 12 महीनों से ज्यादा समय लगेगा तो क्वालिफाइंग एसेट है। बिल्कुल 12 महीनों से ज्यादा समय लगे तो क्वालिफाइंग एसेट तो ही है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि 12 महीने से कम समय लग रहा है फिर भी उसको हम क्वालिफाइंग एसेट मान लेते हैं, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। रेडी हो गया, वंस रेडी हो गया तो इंटेंडेड पर्पस के लिए एसेट रेडी है। रेडी होने में कितना समय लग रहा है, चाहे आप यूज ना करो, रेडी होने में कितना समय लग रहा है, चाहे वो बिके ना। सपोज करो आपने एक इन्वेंट्री रेडी कर ली 15 महीनों में, ना वो अवेलेबल फॉर सेल है लेकिन पिछले 5 सालों से बिकी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि उसको बनने में, रेडी होने में, रेडी फॉर सेल होने में इतने महीने लगे, 15 महीने लगे। सिमिलरली दूसरा एसेट है, एक एसेट है जिसको रेडी फॉर यूज होने में 6 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन पिछले 1.5 साल से आपने उसको यूज नहीं किया, ठीक है, पिछले 1.5 साल से आपने उसको यूज नहीं किया। तो जब से हमने बनाना शुरू किया था 6 महीने बाद वो रेडी फॉर यूज थी, बट हमने उसको यूज नहीं किया पिछले 1.5 साल से, यानी कि आज की डेट में देखोगे तो 2 साल हो गए उसको, स्टिल वी हैव नॉट यूज दैट एसेट, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, क्योंकि रेडी फॉर यूज होने के लिए कितना समय लग रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आपने एक इन्वेंट्री बनाई, उसको बनने में 2 महीने लगे, तो रेडी फॉर सेल कितने महीने में होगी? वो 2 महीने में। 2 महीने का पीरियड कंसीडर करना है, एक्चुअल सेल कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने में ज्यादा समय लग जाता है, एयरक्राफ्ट, मशीन, शिप्स, फैक्ट्री, वाइन एंड अल्कोहल, ये इन्वेंट्री का पार्ट होती हैं, इनको बनने में बड़ा टाइम लग जाता है। हालांकि इन्वेंट्री है, तो आप याद रखना क्वालिफाइंग एसेट में जरूरी नहीं होता कि फिक्स एसेट ही आ जाए, क्वालिफाइंग एसेट में आपकी इन्वेंट्री भी हो सकती है। एडवांस फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए एडवांस देना भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, वो भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। अब क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जिस एसेट को बनने में लगता है वो क्वालिफाइंग एसेट है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इट डिपेंड अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि आपके एसेट को रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल होने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है कि नहीं लगता, ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। नॉर्मली पीरियड ऑफ 12 मंथ, नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं?
12 महीने का पीरियड इज कंसीडर्ड एट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम अनलेस शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस एज द केस। मैंने आपको बता दिया नॉर्मली 12 महीने का पीरियड माना जाता है, लेकिन शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड भी को देखो, लॉन्गर पीरियड तो ऑलवेज क्वालिफाइंग एसिड मान के चलेंगे, कई बार 8 महीने में एसिड बनता है, रेडी फॉर यूज होता है, तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अगर आपको अलाउ करते हैं तो 8 महीने में एसिड रेडी फॉर यूज होने के बावजूद भी वो क्वालिफाइंग एसिड हो सकता है। तो आपने बड़ा रिजिड नहीं होना इस बात पे, ठीक है, इस बात में रिजिड नहीं होना कि 12 महीने का समय लगेगा तो ही क्वालिफाइंग एसिड है। सम टाइम किसी एसिड को बनने में 12 महीने का कम समय भी लग जाए, लेकिन फैक्ट ऑफ द एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप उसको क्वालिफाइंग एसिड ट्रीट कर लोगे। क्लियर? पर नॉर्मली हमारे लिए 12 महीने रेलेवेंट फिगर है। नोट, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल मींस व्हेन एसिड इज बीइंग इंस्टॉल्ड, कंस्ट्रक्टेड और रिकंस्ट्रक्टेड, मॉडर्नाइज्ड और रेनोवेटेड सो टू स्टार्ट इट यूज। यानी कि एसिड रेडी होना चाहिए सेल करने के लिए, कस्टमर आए और बेच दो, और एसिड रेडी होना चाहिए यूज करने के लिए, हम जब मर्जी उसको यूज कर लें, तब तक का पीरियड लेना है। आपने यहां से चीजें स्टार्ट की, यहां पर एसिड रेडी फॉर यूज हो गया, ठीक है, यहां से पीरियड देखना है आपने कितना हो गया। यहां पर आपका एसिड रेडी फॉर यूज हो गया, अब आपका रेडी फॉर यूज यहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपने ये वाला पीरियड देखना है। आपका एक्चुअल यूज मैटर नहीं कर रहा, एक्चुअल यूज आपने यहां किया है, एक्चुअली आपने यहां किया है, लेकिन आपका एसिड रेडी फॉर यूज तो यही हो गया था, तो अब इतना पीरियड कंसीडर करना है और इतना पीरियड नहीं कंसीडर करना, ठीक है। रेडी फॉर यूज इंपॉर्टेंट है या रेडी फॉर सेल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि अपनी इन्वेंट्री बना के रख ली लेकिन बिकी नहीं, जब वो अवेलेबल फॉर सेल हो जाए वहां तक का पीरियड आपने कंसीडर करना है। जब वो रेडी फॉर यूज हो जाए तब तक का, वो अगर फिक्स एसेट है तो रेडी फॉर यूज हो जाएगा, अगर इन्वेंट्री है तो रेडी फॉर सेल हो, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए तभी रेडी फॉर यूज होगा, वो कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए तभी रेडी फॉर यूज होगा, वो रिकंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ठीक है, अगर आपने उसमें चेंज किए हैं तो वो रेडी फॉर यूज तभी होगा, वो मॉडर्नाइज होना चाहिए, रेनोवेटेड होना चाहिए ताकि हम उसको यूज कर सके। जब वो रेडी फॉर यूज होगा तब तक का पीरियड लेना है फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तक वो रेडी फॉर यूज होगा, ठीक है। अगर वो 12 महीनों से ज्यादा समय है लग रहा है उसमें, तो मान के चलेंगे वो एसेट आपका क्वालिफाइंग एसेट है। इस बात को ध्यान रखना। कौन कौन सी एसेट जनरली हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट होती है, लेकिन अदर इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होते हैं। वर्किंग कैपिटल में जो आपने पैसा लगाया वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एडवांस फॉर व्हीकल्स, आपने किसी व्हीकल के लिए एडवांस दिया है, बिल्डिंग के लिए एडवांस दिया हो तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, एग्जांपल में दिया हो एडवांस फॉर बिल्डिंग, ठीक है। अल्कोहल बनाने में क्वालिफाइंग एसेट है, फैक्ट्री बनाने में, मशीन्स बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में, शिप बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में क्वालिफाइंग एसेट है। क्लियर है? लेकिन अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात करोगे इट इज नॉट क्वालिफाइंग एसेट। वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाओगे इट इज नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट। अगर एडवांस दे रहे हो व्हीकल के लिए इट इज नॉट इन क्वालिफाइंग एसेट। अगर स्टॉक, नॉर्मली स्टॉक क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हो सकती है, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ, स्टॉक विल बी क्वालिफाइंग एसेट इफ इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड फॉर गेटिंग रेडी फॉर सेल। नॉर्मली स्टॉक क्या होगा आपका, कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, और व्हीकल्स कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, ये हम पॉइंट बाद में डिफरेंस करते हैं कि एक्सचेंज डिफरेंस की क्या ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कब हम उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे? पहली बात तो क्वालिफाइंग एसेट होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन में अगर कोई पैसा खर्च हुआ है उसके ऊपर अगर बोरिंग कॉस्ट है तो ही वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट होगा। देखो, दो तीन चीजें, आपका क्वालिफाइंग एसेट खरीदा होना चाहिए, परचेज, उसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, या किसी और तरीके से उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसकी एक्विजिशन होनी चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपका पैसा लगाओ और उससे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक। दूसरा, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड भी होनी चाहिए, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड भी होनी चाहिए। और तीसरी बात, आपका क्वालिफाइंग एसेट आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे, तभी तो एसेट बनेगा, तभी हम लोग उस इंटरेस्ट को उस क्वालिफाइंग एसेट में रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो पीरियड में चला जाएगा। कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंडीशन क्या है? बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ दैट क्वालिफाइंग एसेट। एक्विजिशन तब होते हैं जब खरीदते हैं, एक्विजिशन ऑफ, जैसे एडवांस फॉर बिल्डिंग, ठीक है, वो एक्विजिशन हो गया। या आप किसी को एडवांस दे दो फैक्ट्री बनाने के लिए, वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। कंस्ट्रक्शन करने में, एसेट कंस्ट्रक्शन करने में आपने पैसा लगाया हो, प्रोडक्शन करने में,
आपने प्रोडक्शन होता है इन्वेंट्री के लिए, स्टॉक को प्रोडक्शन करने में आपने पैसा लगाया हो और वो क्वालिफाइंग एसेट हो। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वालिफाइंग एसेट को या तो प्रोड्यूस किया होगा, या उसकी कंस्ट्रक्शन की होगी, या उसको अक्वायर किया होगा। इस सारे प्रोसीजर में जितना पैसा खर्च हुआ डायरेक्टली, उससे रिलेटेड जितनी बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी। ठीक। दूसरा, इट शुड बी प्रोबेबल दैट क्वालिफाइंग एसेट विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड लायबिलिटी। ये तो वही है कि आपका जो क्वालिफाइंग एसेट है वो एसेट होना चाहिए। अगर वो एसेट ही नहीं है तो फिर आप वो खुद ही उसके ऊपर जितना खर्चा और वो पीएनएल में जा रहा है तो उसकी बोरिंग कॉस्ट भी पीएनएल में जाएगी। तो पहली बात तो क्वालिफाइंग एसेट एसेट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, वो जो खर्चा कर रहे हैं वो डायरेक्टली होना चाहिए रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तभी हम कैपिटलाइज करेंगे। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है वो खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड होगा कि अगर हम प्रोडक्शन ना करें तो वो अवॉइड हो जाए, अगर हम एक्विजिशन ना करें तो बोरिंग कॉस्ट अवॉइड हो जाए, अगर हम कंस्ट्रक्शन ना करें, एक्विजिशन ना करें, तो अगर वो बोरिंग कॉस्ट अवॉइड हो जाए तो हम मान के चलेंगे कि वो खर्चा जो हो रहा था वो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट मींस दोज कॉस्ट व्हिच वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैड नॉट बीन मेड। तो सिंपल सी बात है, कंडीशन सिंपल है, आपका एसेट क्वालिफाइंग एसेट एसेट होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन पूरी कर रहा है। इट शुड बी, क्योंकि आप चेक करो ना, ये एसेट की डेफिनेशन है। इट इज प्रोबेबल दैट क्वालिफाइंग एसेट विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड विद लायबिलिटी। ये एसेट की डेफिनेशन है कि आपके पास रिसोर्स होना चाहिए जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिसकी कॉस्ट आप मेजर कर सकते हो, तो ये एसेट होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो बोरिंग कॉस्ट है उस एसेट को जो कि क्वालिफाइंग है अक्वायर करने में, उसकी कंस्ट्रक्शन करने में, उसकी प्रोडक्शन करने में इनकर किया हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो। और कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टली रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब वो खर्चा जो आप अवॉइड कर दो अगर हम एसेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करें, एसेट की एक्विजिशन ना करें, एसेट की प्रोडक्शन ना करें, तो वो बोरिंग कॉस्ट भी अवॉइड हो जाए। तो दैट मीन्स वो बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट है। समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट कहता है बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग एसेट, वो पीएनएल में जाएगी। तो आप जानते ही हो, अगर एसेट ही नॉन क्वालिफाइंग है तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो ऑटोमेटिकली पीएनएल में चला जाएगा। कितनी बोरिंग कॉस्ट? ये तो हो गया कि बोरिंग कॉस्ट कंडीशन क्या है, क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर आपको बोरिंग कॉस्ट इनकर करनी है, तो ही आप उसको कैपिटलाइज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। नेक्स्ट, कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करोगे? जितना पैसा, जितना आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर की है माइनस अगर उस पैसे को कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया टेम्परेरी, तो जो नेट आया ये अमाउंट कैपिटलाइज होगी। सपोज करो आपने इतनी बोरिंग कॉस्ट इनकर किया 10,000 की, 10,000 की आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर कर दी, ठीक। अब मान लीजिए सारा पैसा तो एकदम यूज नहीं हो गया उस एसेट के ऊपर, तो आपने थोड़ा बहुत आइडल पैसा पड़ा था वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट पीरियड के लिए मनी मार्केट में, वहां से आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम आ गई, तो आपकी बोरिंग कॉस्ट 9,000 मानी जाएगी। आप 10,000 को कैपिटलाइज नहीं करोगे, आपकी बोरिंग कॉस्ट मानी जाएगी 9,000। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने एक्चुअल इनकर किया है। एनी इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोड फंड, अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा था जो अभी यूज नहीं हो रहा था तो आपने उसको मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो मनी मार्केट से इन्वेस्ट करके जो इनकम आई वो आप माइनस कर दोगे, तो आपका ये 9,000 है, ये आपकी बोरिंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे, ये बाद में देखते हैं, जो ये वाला पॉइंट है बाद में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कब कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है और कब बंद कर देनी है? देखो, आपका जो एसेट है, एसेट की कंस्ट्रक्शन यहां से स्टार्ट हुई है, आपकी जो एसेट की कंस्ट्रक्शन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक, और एसेट की कंस्ट्रक्शन रेडी फॉर यूज यहां होगी। इस पीरियड के बीच का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा। यहां आपने बोरो यहां कर लिया, इतने पीरियड की जो बोरिंग्स है उसका जो इंटरेस्ट है पीरियड में जाएगा, और यहां से आपने एसेट की कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, जितना पैसा यहां इस पीरियड में खर्च होगा उसका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो कैपिटलाइज होगा, और यहां पर एसेट की कंस्ट्रक्शन, एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, ठीक है। यहां आपने बोरो किया था, अमाउंट बोरो इतनी अमाउंट, यहां हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी टू प्रिपेयर दैट एसेट, ठीक। इस पीरियड के लिए हमने एसेट को बनाया, यहां एसेट
रेडी फॉर यूज हो गया। उसके बाद इस पीरियड में आपका एसेट यहाँ ईयर एंड हो गया, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट अगेन पीरियड में जाएगा। इसके बाद तो सारे इंटरेस्ट पीरियड में जाएगा, तो सिर्फ इस पीरियड का ही इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब आपको कैपिटलाइजेशन कमेंस करनी होती है? जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाए तभी आपको कैपिटलाइजेशन करनी है। अगर सारी कंडीशन पूरी हो गई तो ही आपको कैपिटलाइजेशन करनी है। कब? कमेंस कैपिटलाइजेशन विल बिगन इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। पहला, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, यानी कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ये होना चाहिए। एंड तीसरा, एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपको ऑल कंडीशन चाहिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब कैपिटलाइजेशन करना। पहला, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए, वहां पे काम चल रहा हो, वो काम चाहे आपका टेक्निकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का हो। ध्यान देना, वो काम एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस मोर देन फिजिकल कंस्ट्रक्शन एंड इंक्लूड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। ये सारी चीजें भी अब मान के चलो कि काम चल रहा है। एंड एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड। ये तीनों चीजें अगर पूरी हो जाएंगी तो हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं। पहला, आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी चलती होनी चाहिए, वो एक्टिविटी फिजिकल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, और या फिर इंक्लूड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अगर चल रहा है, किसी प्रोडक्शन को लेके, किसी एसेट को लेके टेक्निकल काम चल रहा है, अंदर बिजली की फिटिंग हो रही है या कोई और टेक्निकल काम चल रहा है, जैसे फ्लोरिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक, वो सब चीजें, या सीलिंग कर रहे हैं, वो सब टेक्निकल काम चल रहा है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है, और जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन काम पूरा नहीं होगा वो एसेट रेडी फॉर यूज नहीं माना जाएगा, तो वो चल रहा है। टेक्निकल काम चल रहा है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हम मान के चलेंगे ये एसेट की एक्टिविटीज चल रही हैं। बोरिंग कॉस्ट इसी पर्पज के लिए खर्च होनी चाहिए, और बोरिंग कॉस्ट खर्च भी होनी चाहिए। कई बार बैंक आपको बोरिंग कॉस्ट माफ कर देता है कि चलो इस पीरियड का हम ब्याज नहीं लगाएंगे। जब बैंक की ब्याज नहीं लगा रहा तो भी हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। बैंक ब्याज लगा रहा है लेकिन एक्टिविटी नहीं चल रही, तब भी हम बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे। बैंक ब्याज लगा रहा है, एक्टिविटी भी चल रही है, लेकिन वो पैसा इस पर्पज के लिए यूज नहीं हो रहा, तब भी हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, मतलब तब भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। दोबारा बता दे रहा हूं, बैंक ब्याज नहीं लगा रहा, क्यों? बैंक ने आपको ब्याज माफ कर दिया, तो आप सीधा ही है, जब ब्याज नहीं लग रहा तो इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हो रहा, बोरिंग कॉस्ट पैदा ही नहीं हो रही, तो कैपिटलाइज नहीं करोगे। दूसरा, बैंक ब्याज लगा रहा है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं चल रही, फिजिकल भी नहीं काम हो रहा, टेक्निकल भी नहीं काम हो रहा, एडमिनिस्ट्रेशन काम भी नहीं हो रहा, तो भी बैंक तो ब्याज लगा रहा है लेकिन उस एसेट से ना तो फिजिकल एक्टिविटी चल रही है वहां पर, ना कोई टेक्निकल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो भी हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तीसरा, बैंक तो ब्याज लगा रहा है, एक्टिविटी भी चल रही है, लेकिन वो पैसा जो उस एक्टिविटीज के ऊपर खर्च हो रहा है वो आप खर्च नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च हो रहा। एक्टिविटीज जो चल रही हैं, एक्टिविटी तो चल रही है, बोरिंग कॉस्ट भी इनकर हो रहा है, लेकिन इस पर्पस के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस जो एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है, कोई पैसा यूज नहीं हो रहा है, कोई फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम मान के चलेंगे एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन और क्वालिफाइंग एसेट बीइंग इनकर्ड। खर्चा होना चाहिए पैसा। अगर खर्च नहीं हो रहा, टेक्निकल काम चल रहा है लेकिन खर्च नहीं हो रहा, एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है लेकिन खर्चा नहीं हो रहा, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम उसको क्वालिफाई और उस वो जो इंटरेस्ट जो आएगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा, फिर वो पीएल में चला जाएगा। तीनों कंडीशन जरूरी है। जब आप बोलते हो ना एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट पे होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर इंक्लूड पेमेंट, कैश पेमेंट होनी चाहिए, और कोई अगर अदर एसेट भी ट्रांसफर किया है, मान लो मेरे पास एक लिफ्ट पड़ी थी, वो मैंने बिल्डिंग के लिए यूज करने को दे दी, तो वो भी मैं मान के चलूंगा मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। और मान लो मैंने कोई लोन ले लिया और सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप काम कर दो, मैं आपको पैसे के साथ ब्याज दे दूंगा, तो वो जो काम कर रहे हो रिलायबिलिटी पैदा हो रही है, तो वो भी आप मान के चलिए कि मेरा खर्चा हो रहा है। प्रोग्रेस पेमेंट अगर आपको मिलती है इस दौरान, तो आपका जो खर्चा, सपोज करो आपने 10 लाख का खर्चा कर दिया और आपके सामने वाली पार्टी ने जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसने आपको 1 लाख रुपया वापस कर दिया, तो जितना पैसा मिलेगा वो आप माइनस करते होगे, बाकी अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा। सपोज इस पर्पस के लिए आपने 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, उसमें से 2 लाख रुपए का आपको प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव होगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेस पेमेंट? प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है वो पैसा
जो जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो उसने आपको एडवांस में दे दिया, तो जितना पैसा आपको मिल गया वो माइनस कर दीजिए, बाकी जो 8 लाख रह जाएगा इसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होएगा वही आपका कैपिटलाइज होगा। क्लियर है? तो एक्सपेंडिचर का मतलब सिर्फ पैसा खर्च होना नहीं होता, एक्सपेंडिचर का मतलब कैश भी हो सकता है, आपने पैसा खर्च किया, आपने कोई एसेट उस पर्पस के लिए ट्रांसफर कर दिए वो भी, या उस पर्पस के लिए आपने कोई इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी ले ली है तो भी हम मान के चलेंगे कि आपने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रोग्रेस पेमेंट कोई रिसीव हो रही है, ग्रांट मिल गई है, तो आपने उस एक्सपेंडिचर में से वो पैसा माइनस कर देना है, बाकी वाले पैसे के ऊपर आपने बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो कैपिटलाइज होगी। क्लियर है? तो कमेंसमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऐसे, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन क्लियर हो गया। कब से स्टार्ट करना है? जब एक्टिविटी टू प्रिपेयर द एसेट स्टार्ट है और जब एसेट रेडी फॉर यूज होगा, इसके बीच के दौरान जितना भी आपका खर्चा होगा बोरिंग कॉस्ट के ऊपर वो आपको कैपिटलाइज होगा। ठीक, कमेंसमेंट तब कर रही है, मैंने आपको बता दिया। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए जब आप काम कर रहे हो। सपोज करो आपने लैंड खरीद के रख लिया, लैंड खरीद के रखने से थोड़ी ना आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, काम होना चाहिए। सिर्फ लैंड खरीद के रखने से आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू नहीं करोगे। ठीक है, अब आपने लैंड खरीदा, लैंड खरीदने के लिए आपने एक्सपेंडिचर भी कर दिया, बोरिंग कॉस्ट भी इनकर्ड कर दी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है, ना तो फिजिकल हो रही है, ना टेक्निकल हो रही है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव हो रही है, तो हम उस अकेली लैंड को, लैंड तो ना क्वालिफाइंग एसेट होता है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाओगे तो क्वालिफाइंग एसेट, तो अकेला लैंड के ऊपर जो पैसा खर्च कर दोगे और आपने ये वाली एक्टिविटी कोई शुरू नहीं की, तो आप मान के चलोगे कि आपका ये क्वालिफाइंग एसेट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, खर्चे का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने आपको बता दिया। एक्सपेंडिचर कैश में भी हो सकता है, अदर एसेट के रूप में भी हो सकता है कि मैंने अदर एसेट ट्रांसफर कर दिए उस पर्पस के लिए, उस कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपने इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटीज ले ली उस पर्पस के लिए, तो हम मान के चलेंगे कि खर्चा हो रहा है। मैंने लोन ले लिया अगर उस एसेट के लिए, ठीक है, तो भी मान के चलूंगा कि मैंने खर्चा कर रहा हूं। और अगर खर्चे के दौरान कोई मेरे को प्रोग्रेस पेमेंट मिल जाती है सामने वाली पार्टी से, या सरकार मुझे ग्रांट दे देती है, तो ऑफकोर्स जितना मेरा खर्चा हुआ है उसमें से वो माइनस कर दूंगा, बाकी का अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज होगा। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब आप सस्पेंड कर दोगे? सिंपल सी बात है, कैपिटलाइजेशन की सस्पेंशन कब होगी? देखो, एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जब पूरी हो जाए, आपने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दी, सस्पेंशन का पॉइंट तब आता है जब आपकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कैपिटलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुई तो फिर हम लोग सस्पेंशन की बात ही नहीं करेंगे। एक बार आपने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दी, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो गया, क्योंकि ये सारी कंडीशंस हम लोग पूरी कर दी हैं ऑल, ठीक है, तो हमारी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब कब, अब उस कैपिटलाइजेशन को आप सस्पेंड कर दोगे? कब? पहला, बोरिंग कॉस्ट इनकम होना बंद होगी है, या उसके ऊपर एक्टिव डेवलपमेंट होनी बंद होगी। एक्टिव डेवलपमेंट नॉट टेकिंग प्लेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, उस पर काम होना बंद हो गया है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। इन दोनों में से एक ही भी चीज पूरी हो जाएगी तो वहां पे हम कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कर देंगे और जो उस पीरियड का इंटरेस्ट होगा वो पीएनएल में जाना शुरू होगा। देखो, अगर आपने बोरिंग कॉस्ट ही इनकम होनी बंद होगी है, बैंक आपको कहता है कि हम इस पीरियड के लिए आपकी बोरिंग कॉस्ट बंद करते हैं, कोविड आ गया था, बैंक ने आपको बोला कि हम 2021 की बोरिंग कॉस्ट को 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक हम आपके इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन तो हो रही है लेकिन आपकी बोरिंग कॉस्ट इनकम होना बंद हो गई है। जब आपकी बोरिंग कॉस्ट इनकम होना बंद हो जाएगी तो आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कैसे कर लोगे? तो वो रुक जाएगा। दूसरा, बोरिंग कॉस्ट तो हो रही है लेकिन किसी अबनॉर्मल रीजन की वजह से, किसी अबनॉर्मल रीजन की वजह से, मान लीजिए जैसे कोविड ही आ गया, प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक गई, या फिर अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई और आपके एरिया में बाढ़ आती नहीं है नॉर्मली लेकिन आ गई तो एक्टिविटी रुक गई, या मान लीजिए जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां कोई और दंगे हो गए तो प्रोडक्शन रुक गई, तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या कर लेंगे? कैपिटलाइजेशन को बंद कर देंगे। अब सेकंड केस में ध्यान देना, सेकंड केस में बोरिंग कॉस्ट इनकम हो रही है लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगी, बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में चलेगी। देखो, फर्स्ट केस में तो बोरिंग कॉस्ट इनकम नहीं हो रही है तो पीएनएल में जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। सेकंड केस में आपकी बोरिंग कॉस्ट जरूर इनकम हो रही है लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको पीएनएल में चले जाएंगे। ध्यान देना, एबनॉर्मल रीजन की वजह से सस्पेंशन होता है। अगर नॉर्मल रीजन है, ठीक है, दैट इज कैपिटलाइजेशन इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिविटी डेवलपमेंट इज सस्पेंडेड, तो ऑटोमेटिकली जब कोई एबनॉर्मल रीजन हो गया तो डेवलपमेंट एक्टिविटी रुक गई,
लेकिन अगर ये एक्टिव डेवलपमेंट नॉर्मल रीजन की वजह से रुकी हो तो फिर भी हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। सपोज करो आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ नॉर्मल है, बारिश के सीजन में बाढ़ आ जाती है, वाटर लेवल राइज कर जाता है, ये नॉर्मल है। तो वाटर लेवल राइज कर गया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन एक्टिव डेवलपमेंट रुकी, स्टिल हम उसको कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि ये बिकॉज ऑफ नॉर्मल रीजन है। तो यहाँ पे ना ध्यान देना है, एक तो बोरिंग कॉस्ट इनकट नहीं होनी चाहिए और दूसरा एक्टिव डेवलपमेंट नॉट टेकिंग प्लेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। यानी कि अगर एक्टिव डेवलपमेंट नॉर्मल रीजन की वजह से सस्पेंड हुई है ना, फिर हमने कैपिटलाइजेशन को बंद नहीं करना। अगर आप बोरिंग कॉस्ट इनकट कर रहे हो और एक्टिविटी सस्पेंड हो गई है बिकॉज ऑफ नॉर्मल रीजन, तो भी आपने क्या करना है, उस इंटरेस्ट को, जो बोरिंग कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है। ठीक, रिमेंबर, ध्यान देना, अगर आपकी टेक्निकल काम चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है तो मान के चल रहेंगे कि हमारी एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, टेक्निकल एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल काम हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल काम हो रहा है। अगर आपका टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन काम हो रहा है तो भी हम मान के क्या चलेंगे कि हमारी एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए पीरियड व्हेन सब्सटेंशियल, ध्यान देना यहाँ पे सब्सटेंशियल चल रहा शब्द है, सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट, तब भी हम मान के चलेंगे एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है। एक्टिव डेवलपमेंट इज नॉट, कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन ए टेम्पररी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसिड रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। तो मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एसिड को रेडी करने में ही हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रही। मान लो आपने बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग बना के आपने उसकी छत डाल दी और छत, उसका लेंटर जो होगा उसको रखना पड़ेगा 15-20 दिन, उसके बाद ही और काम हो सकता है। तो वो जो हम रख रहे हैं, रुक रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपकी एक्टिव डेवलपमेंट रुक गई है। हम वेट कर रहे हैं, जब वो हमारी चीजें बन जाएंगी फिर आगे फर्दर काम करेंगे। तो ऐसे केस में मान के चलेंगे कि हमारी एक्टिव डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही है। क्यों? कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन टेम्पररी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसिड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। जब एसिड को रेडी करने के लिए उसको मान लीजिए स्टोर करना पड़ रहा है, ठीक है, और स्टोर नहीं करोगे तो एसिड रेडी फॉर यूज नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने एसिड को बना के स्टोर कर लिया, तो आप बोलोगे स्टोर कर दिया अब तो काम नहीं हो रहा, तो फिर ये तो एक्टिव डेवलपमेंट बंद होगी। ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल डिले नेसेसरी है एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एस गेटिंग एन एसिड रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल, तो हम लोग उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, capitalization continue during the extended period needed for inventories to mature or extended period during which high water level delay construction of bridge। ये मैंने आपको बता दिया था कि मान लीजिए नॉर्मल रीजन की वजह से, यहाँ पर मैंने बताया तो नॉर्मल रीजन की वजह से आपने रुक गए हो, आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे वाटर लेवल राइज कर जाता है एक पर्टिकुलर सीजन में, और आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक वाटर लेवल सब्सिडाइज नहीं होगा। तो अगर आप वहाँ पे रुक रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो मान के चलेंगे कि आपकी एक्टिव डेवलपमेंट कंटिन्यू है, वो रुकी नहीं हुई है। या फिर आपकी इन्वेंट्री को टाइम चाहिए मेच्योर होने के लिए, तो आपने उसको स्टोर कर दिया और स्टोर करके आप वेट कर रहे हो कि वो मेच्योर हो जाए। तो अगर आप मेच्योर करने के लिए वेट कर रहे हो, तब भी हम मान के चलेंगे कि एसिड की एक्टिव डेवलपमेंट कंटिन्यू है। क्लियर है? तो ये था कि कब आप सस्पेंड करोगे। सस्पेंड, जब सस्पेंड हो जाएगी तो इसका मतलब, इसको काटना है आपने। जब आप सस्पेंड करोगे, कब सस्पेंड करोगे? बोरिंग कॉस्ट इनकम नहीं हो रही है तब सस्पेंड कर दोगे, या आपकी एक्टिव डेवलपमेंट अब नॉर्मल रीजन की वजह से नहीं हो रही है तब भी आप सस्पेंड कर दोगे। इस केस में तो बोरिंग कॉस्ट होती नहीं है, इस केस में बोरिंग कॉस्ट होती है लेकिन वो पीरियड में चली जाएगी। क्लियर? इसके एक्सेप्शंस याद रखना। अगर आप टेक्निकल, आपका सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है, तब हम मान के चलेंगे कि एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है। क्लियर? और अगर आपकी कैपिटलाइजेशन अगर आपने एक्टिव डेवलपमेंट इसलिए रोक दी है कि वो नॉर्मल प्रोसेस जरूरी है चीजों को मेच्योर करने के लिए, चीजों को रेडी फॉर यूज करने के लिए, फिर हम मान के चलेंगे कि हमारी एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है। या मान लीजिए नॉर्मल रीजन की वजह से एक्टिविटी सस्पेंड है जो कि जरूरी है, तब भी हम मान के चलेंगे कि हमारी एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है, तो हम कैपिटलाइजेशन को उस केस में सस्पेंड नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब
कब आप कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दोगे? सिंपल सी बात है, कैपिटलाइजेशन सेज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर इनमें से कोई भी दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कैपिटलाइजेशन करना बंद कर देंगे। पहला, बोरिंग कॉस्ट इज नॉट बीइंग इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होना बंद हो गया। और जितनी भी एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, चाहे वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन हो। अच्छा, एक चीज और, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क स्टिल कंटिन्यू, फिजिकल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन कंप्लीटेड है, लेकिन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान देना यहां पर हम लोगों ने सब्सटेंशियल टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क लिखा था, यानी कि अगर आपका सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है तो मान के चलेंगे अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, एसेट रेडी फॉर यूज नहीं है। फिजिकल काम चल रहा है, सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है, तो हम मान के चलेंगे अभी भी एक्टिव डेवलपमेंट जारी है। लेकिन फिजिकल काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फिजिकल काम कंप्लीट हो गया, लेकिन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है, रूटीन, तो हम मान के चलेंगे एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है, एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हुई है, अब नहीं चल रही है, तो हम सीज कर देंगे कैपिटलाइजेशन। इस चीज का फर्क समझना, समझ आया? अगर यहां पर शब्द लिखा हुआ है ना, मैंने आपको बोला कि कैपिटलाइजेशन तब भी होती रहेगी जब आपका सब्सटेंशियल टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है। इसका मतलब अगर सब्सटेंशियल एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब फिजिकल काम चल रहा है, वो तो एक्टिव डेवलपमेंट है ही है, साथ में टेक्निकल काम चल रहा है तो भी मान के चलेंगे कि आपका क्या चल रहा है, वो काम चल रहा है, ठीक है। अगर आपका सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है तब भी हम मान के चलेंगे कि आपकी एक्टिव डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन अगर आपका फिजिकल काम पूरा हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, सिर्फ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन काम बाकी है, रूटीन शब्द है, तो दैट मींस आपका एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है, और आपको क्योंकि एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है तो आपको कैपिटलाइजेशन करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से एक भी सिचुएशन होगी, जो पहले होगी कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे, बोरिंग कॉस्ट खत्म होगी, आपने लोन ही वापस कर दिया, लोन ही वापस कर दिया तो बोरिंग कॉस्ट इनकम होना बंद हो जाएगी। दूसरा, आपका एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है, रेडी फॉर यूज होने का मतलब है कि उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन हो चुकी है। हो सकता है कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन काम कंटिन्यू होए, तब भी हम मानेंगे कि एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है या इंटेंडेड फॉर सेल है, उसके लिए रेडी है, तो हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। क्लियर है? अगर काम फेज्ड मैनर में हो रहा है, फेज मैनर समझते हो, थोड़ा 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 करके हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कैसे करना है? नोट, वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज कैरिड आउट इन फेजेस और पार्ट्स, ईच पार्ट फेज कैन बी यूज, अगर ईच पार्ट इज कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली एंड required activity are completed for one such part, then capitalization of borrowing cost for such part shall cease even though construction continue for the other part। अगर आपका काम पार्ट्स में हो रहा है और ईच पार्ट को इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है, ठीक है, ईच पार्ट को इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है और उस पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उस पार्ट से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे, हालांकि रिमेनिंग पार्ट की कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में या फेजेस में हो रहा है, पार्ट्स में या फेजेस में हो रहा है और ईच पार्ट यूज हो सकता है, यूज इंडिपेंडेंटली, एक पार्ट कंप्लीट हो गया दूसरा चल रहा है तो एक को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ईच पार्ट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली एंड उस पार्ट से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन काम है वो पार्ट रेडी फॉर यूज हो चुका है, तो और दूसरे पार्ट की कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस पार्ट से रिलेटेड हम लोग जो बोरिंग कॉस्ट होगी उसको हम कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट की जो बोरिंग कॉस्ट है वो हम कैपिटलाइज करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए बिजनेस पार्क कंप्राइजिंग सेवरल बिल्डिंग, बिजनेस पार्क है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग है, ईच ऑफ विच कैन बी यूज इंडिविजुअली इज ए क्वालिफाइंग एसेट फॉर ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू फॉर द अदर पार्ट। बहुत सारी बिल्डिंग्स है और जैसे एक बिल्डिंग कंप्लीट होगी, हालांकि रिमेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो उस बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली यूज हो सकती है। अगर उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो रेडी फॉर यूज हो चुका है, तो भाई हम उस बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग कैपिटलाइज करते
रहेंगे, रिमेनिंग बिल्डिंग्स के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो हम कैपिटलाइज करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आपको क्या देना होता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड, जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है और कितना पैसा आपका कैपिटलाइज हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरिंग कॉस्ट, और कितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको मेंशन करनी होती है। तो ओवरव्यू मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा एक एक दो दो तीन तीन चीजें हमें और डिस्कस करनी है, सिंपल सी बात याद रखनी है। वापस आ जाते हैं, आइए आप ये बात समझिए कि आपको बोरिंग कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। ये नॉट रेलिवेंट फॉर दैट एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए कि बोरिंग कॉस्ट में ये 5 एलिमेंट आते हैं। क्लियर, इसमें आपका डिविडेंड नहीं आता, इक्विटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं आता, और ये सिर्फ बोरिंग से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट होती है, लोन से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट होती है, डिवेंचर से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट होती है, उसी के बारे में बात करता है। जो बोरिंग कॉस्ट जो आपका इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है नॉट रेलेवेंट, कि अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट रिकवरेबल अमाउंट से कम हो जाएगी तो उस एसेट को कंपेयर करेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 की बात कर रहा है, इसकी यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, यहां से बातें शुरू होती है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कब होगी। सारी चीजें क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर चल रही है कि आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कब होगी। बोरिंग कॉस्ट को मतलब समझ में आ गया, अगर वो बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे, और बाकी की जो बोरिंग कॉस्ट है वो हम पीएनएल में ले जाएंगे। अब क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड सारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, उसकी कंडीशंस है। ऐसा थोड़ा है कि आपने क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट इनकर की है तो हम सारी की सारी कैपिटलाइज कर देंगे, उसकी कुछ कंडीशंस है। क्वालिफाइंग एसेट होना मतलब ये थोड़ा ना कि क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर पैसा खर्च हो गया तो भाई ऑलवेज हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसकी बोरिंग कॉस्ट को। याद रखना, क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है उसकी जो बोरिंग कॉस्ट बनती है उसको हमने कैपिटलाइज करना होता है, बट इसमें भी कंडीशंस है। देखो, जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग कॉस्ट हो रही है, जो जनरल पर्पस के लिए बोरिंग कॉस्ट हो रही है, या जो पैसा जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आ रही है वो तो कैपिटलाइज होगी नहीं। या नॉन क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में, नॉन क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में जो आपकी पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो तो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। सवाल आता है कि जो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर हमारी पैसा खर्च हो रहा है उससे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करनी है, बट उसमें भी कंडीशन है। ठीक है, पहले तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा एसेट जो जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी। रेडी इंपॉर्टेंट है, रेडी हो गया तो बात खत्म। ठीक है, यूज और सेल, यूज फिक्स एसेट के लिए, सेल इन्वेंट्री के लिए, तो वो आपका क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा। सब्सटेंशियल और पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने माना जाता है, हालांकि इट कैन बी लॉन्गर देन दैट और इट कैन बी लोअर देन दैट, शॉर्टर देन दैट, इट डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। बट हमारे लिए 12 महीने, ऐसे इन्हें 12 महीने कंसीडर किया तो 12 महीने के हिसाब से मान के चलेंगे। ठीक, रेडी फॉर यूज का मतलब मैंने आपको बता दिया, एसेट रेडी फॉर यूज होना चाहिए या रेडी फॉर सेल होना चाहिए। एक्चुअल सेल और एक्चुअल यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से एसेट कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा ये मैंने बता दिया। इन्वेस्टमेंट कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल कभी भी नहीं होगा, एडवांस फॉर व्हीकल कभी भी नहीं होगा, स्टॉक कभी भी नहीं होगा, व्हीकल्स कभी भी नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ऑलवेज क्वालिफाइंग एसेट्स होंगे। ठीक है, स्टॉक भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है अगर उसमें बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। नेक्स्ट, अगर आपने बाहर से पैसा बोरो कर लिया, अगर आपने बाहर से पैसा बोरो कर लिया तो क्या वो जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है क्या वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है कि नहीं हिस्सा, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सपोज करो मैंने एक लोन ले लिया बाहर से $10 लाख का, ठीक, एट द रेट ऑफ 10%, तो मैंने उसे रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, मैंने उसे रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। मान लो रुपीज में आ गया ये 10 लाख इंटू 50, तो 5 करोड़ का लोन हो गया। ये आपका लोन 5 करोड़ का हो गया। इसकी बोरिंग कॉस्ट में देखो, जो आप इंटरेस्ट पे करोगे इसके ऊपर, इंटरेस्ट तो डॉलर में ही पे करोगे, ठीक, इतना डॉलर पे करोगे। और जब आप इंटरेस्ट पे किया उस दिन डॉलर 55 का था, तो आपने कितना किया, 55 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है ही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने $10 लाख का लोन ले लिया, 10% के हिसाब से आपने लोन ले लिया, तो इसका मतलब आपके पास टोटल बोरिंग कितनी होगी, 5 करोड़। जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपकी बोरिंग कॉस्ट डॉलर के ऊपर ही कैलकुलेट होगी। 10% पे बोरो किया, $10 लाख है, 10% के हिसाब से कितना बनता है, $1 लाख बनता है, और $1 लाख इंटरेस्ट बन गया 55
आपकी एक्सचेंज रेट है जिस दिन आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 55 लाख का आपका इंटरेस्ट आ गया। मान लीजिए उसी दिन, ये बैलेंस शीट डेट है, उसी दिन एक्सचेंज डिफरेंस है, लोन की जो अमाउंट है उस पर एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, उसी दिन एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। आपने ये जो लोन है ये भी 55 का हो गया। आपने जब खरीदा था तो 50 के हिसाब से रिकॉर्ड किया था, आज की डेट में जो करेंसी रेट है वो 55 है, तो एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ गया? 10 लाख इंटू 5, ये एक्सचेंज डिफरेंस आ गया कितना? 5 लाख। 5 लाख आएगा, 5 लाख ही आएगा ना। 50 पे आपने खरीदा था, आज एक्सचेंज रेट कितना है? 55 है बैलेंस शीट डेट को, तो लोन 5 लाख से बढ़ गया ना। 10 लाख इंटू 5, 50 लाख, सॉरी 50 लाख बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपने लोन लिया 10 लाख का 10% के हिसाब से डॉलर का, और आपने जब उसको, और जब आपने रुपीस में दिखाया तो 5 करोड़ की वैल्यू है। आपने इंटरेस्ट पे करना है ईयर एंड पर। इंटरेस्ट कितना पे करोगे? 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख डॉलर पे करोगे। 1 लाख डॉलर इंटू 55, तो कितना हो गया? 55 लाख का आपका इंटरेस्ट होगा रुपीस में। इसके साथ साथ डॉलर स्ट्रांग हो गया, लोन की वैल्यू बढ़ गई है। अब 10 लाख लोन लिया था डॉलर में, उस समय जब लिया था तो 50 का रेट था, आज रेट 55 का है, तो 50 लाख का नुकसान और हो गया। तो ये 50 लाख, तो क्या ये दोनों को जोड़ के 1 करोड़ 5 लाख दोनों आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है कि नहीं हिस्सा? इसके बारे में बात करनी है। देखो ये तो बोरिंग कॉस्ट है ही है, ये तो बोरिंग कॉस्ट है ही है, क्लियर है? ये आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है कि नहीं है? एक्सचेंज डिफरेंस जो आया वो बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है कि नहीं है? हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है। अगर यही लोन इंडिया में लेते, सपोज करो 5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, 5 करोड़ का लोन लिया, 5 करोड़ का मान लीजिए 15% पे लोन मिलता, तुम्हारी बोरिंग कॉस्ट कितनी बनती? 75 लाख। इसमें से 50 लाख तो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है, वो तो इंटरेस्ट ही हो गया। सेविंग कितनी हुई? 25 लाख की हुई। अगर हम इंडिया में बोरो करते तो 75 लाख का इंटरेस्ट पे करते, फॉरेन से बोरो कर रहे हो तो 50 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो हम 25 लाख बचा रहे हैं अपना, सॉरी 55। ठीक है, तो आपने कितना बचा लिया? 20 लाख। 20 लाख बचाया ना आपने, तो आपके ऊपर 50 लाख की बोरिंग कॉस्ट पड़ गई, एक्सचेंज डिफरेंस पड़ गया, तो आप सिर्फ 20 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस ही कैपिटलाइज करोगे, बाकी का जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो पीएल में रहेगा। जितनी आपने सेविंग की थी लोकल बोरिंग से बचने के लिए, बाहर से पैसा बोरो कर लिया था, अब बाहर से पैसा क्यों बोरो करते हो? हम बाहर से पैसा इसलिए बोरो करते हैं ना कि हमें सस्ता पैसा मिल जाएगा, तो आपने इंटरेस्ट में सेविंग करनी होगी, तो आपने जितनी इंटरेस्ट में सेविंग की उससे ज्यादा का एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज नहीं होगा। अब देखो, अगर आप इंडिया से बोरो करते सेम लोन, वही 5 करोड़ ही बोरो करना था, यहां पे भी तो 5 करोड़ ही आया हमारे पास। फॉरेन से आपने 10 लाख डॉलर किए 10% के हिसाब से, 50 रुपीज का एक्सचेंज डिफरेंस था, तो हमें तो 5 करोड़ ही मिले। तो 5 करोड़ फॉरेन से मिले, उसके लिए हमें इंटरेस्ट 5.5 लाख पे कर दिया। इंडिया से वही 5 करोड़ लेते तो हमें 15% के हिसाब से मिलता, तो आप 75 लाख का इंटरेस्ट पे करते। तो हमने बाहर से बोरो करके सिर्फ 20 लाख का इंटरेस्ट सेव किया, 20 लाख का इंटरेस्ट सेव कर लिया, क्लियर है ना? 20 लाख का इंटरेस्ट सेव किया, लेकिन हमारी एडिशनल एक्सचेंज डिफरेंस आ गया 50 लाख का, एडिशनल नुकसान हो गया। तो क्या ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो कैपिटलाइज होगा या पीएल में जाएगा? अब जितनी आपने सेविंग की थी टू दैट एक्सटेंड जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और बाकी का जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा पीएल में जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 लाख में से 20 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी जो 30 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आइए मैं पढ़ देता हूं। ये पॉइंट ना इस बात से रिलेटेड है, क्या एक्सचेंज डिफरेंस बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। जितनी सेविंग करोगे इंटरेस्ट की, वो टू दैट एक्सटेंड
आपका एक्सचेंज डिफरेंस बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, बाकी का जो इंटरेस्ट है वो पीएल में जाएगा। ठीक, चलिए, द एक्सचेंज डिफरेंस दैट अराइज ऑन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग्स, द एक्सचेंज डिफरेंस विच अराइज ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन करेंसी बोरिंग। एक्सचेंज डिफरेंस समझ में आगे क्या होता है? आपने 10 लाख डॉलर लिए, जब लिए थे 50 रुपए का था, आज 55 का है, तो 5 रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, तो 10 लाख इंटू 5, 50 लाख का आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस नॉट एक्सीडिंग द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी, यानी कि जितने इंटरेस्ट में सेविंग किया आपने, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट एंड रिमेनिंग एक्सचेंज डिफरेंस आपका ES 11 में चला जाए, जो ES 11 के हिसाब से डील हो जाएगा। ES 11 के हिसाब से ये होता है पीएल में चले जाओ, ठीक है, ट्रांजैक्शन है ना, फॉरेन ट्रांजैक्शन, तो उसके हिसाब से तो आपको कहाँ डील करना होता है? पीएल में डील करना होता है। तो आप देखो यहाँ पे हमने अगर लोकल बोरिंग करते, इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग कितना बनता? 75 लाख। अगर सेम अमाउंट हम लोकल से बोरो करते तो 75 लाख का इंटरेस्ट बन जाता, और सेम अमाउंट अगर हमने फॉरेन से बोरो कर लिया है तो 50 लाख का इंटरेस्ट, 55 लाख का इंटरेस्ट बन रहा है, तो 20 लाख की इंटरेस्ट की सेविंग हुई। इतना ही अमाउंट बोरिंग, इतना ही अमाउंट जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस का है वो आपका AS 16 के अंदर डील होगा, कैपिटलाइज होगा, और बाकी का जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो AS 11 के हिसाब से डील हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इफ देयर इज एक्सचेंज गेन इन द नेक्स्ट ईयर देन इट विल रिड्यूस द बोरिंग कॉस्ट इन द दैट ईयर टू द एक्सटेंट एक्सचेंज लॉस वाज अर्लियर ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट फॉर दैट बोरिंग्स। अगले साल आपको गेन हो गया, अगले साल आपको गेन हो गया, अगले साल मान लो आपको 30 लाख का गेन हो गया एक्सचेंज में, तो आपने पिछले साल 20 लाख की बोरिंग कॉस्ट में ट्रीट किया था एक्सचेंज डिफरेंस को, तो इस बार 20 लाख से बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट पीएल में ट्रीट हो जाएगा। करंट ईयर में मान लीजिए एक्सचेंज गेन आपको 30 लाख का हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से हमारा इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गई और डॉलर वीक हो गया, जिस वजह से हमारा एक्सचेंज डिफरेंस फेवरेबल हो गया, 30 लाख का बेनिफिट हो गया हमें। पिछले साल हमने 20 लाख बोरिंग कॉस्ट में डील किया था एक्सचेंज डिफरेंस को, तो इस बार आपने 20 लाख से बोरिंग कॉस्ट को कम कर देना, करंट बोरिंग कॉस्ट 20 लाख से कम हो जाएगी, और जो बाकी का 10 लाख होगा वो पीएल में डील करना है आपने। क्लियर है जी? इस पॉइंट को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, लास्ट वाला, कि अगर पिछले साल आपने एक्सचेंज डिफरेंस का कोई हिस्सा AS 16 के हिसाब से डील किया था, बोरिंग कॉस्ट में डील किया था, तो करंट ईयर में अगर एक्सचेंज गेन आया है, पिछले साल एक्सचेंज लॉस आया था, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज लॉस जो आया उसका कुछ पार्ट हम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट में डील कर लिया, बाकी AS 11 में चला गया, तो 20 लाख हम लोगों ने कहां डील किया था? बोरिंग कॉस्ट में डील किया था, 30 लाख को पीएल में डील किया था। पिछले साल 20 लाख हमने बोरिंग कॉस्ट में ऐड किया था, पिछले साल 50 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस आया था, उसमें से 20 लाख हम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट में ऐड किया, 30 लाख को AS 11 के साथ डील कर लिया। तो करंट ईयर में अगर हमें गेन हो रहा है, एक्सचेंज गेन, मान लीजिए 30 लाख का गेन हुआ, तो 30 लाख में से 20 लाख क्योंकि पिछले साल बोरिंग कॉस्ट में ऐड हुआ था, इस बार की बोरिंग कॉस्ट में से 20 लाख माइनस कर देंगे, और जो 10 लाख की बोरिंग कॉस्ट होगी वो आप कहां डील कर लोगे? वो आपकी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा 10 लाख का, वो आपका पीएल में आपको डील कर लेना। क्लियर है जी? चलिए, कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बता दी है, कब आपने कैपिटलाइजेशन कब होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करनी है। कैपिटलाइजेशन आपको स्टार्ट करनी है, सॉरी, यहाँ पे पीरियड ऑफ कमेंसमेंट, जब आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, और यहां से स्टार्ट करना है, और कब आपने बंद कर देना है, यहां पे आपने बंद करना है जब एक्टिविटी टू प्रिपेयर द एसेट स्टार्ट। और एक्टिविटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट कैन बी फिजिकल एक्टिविटी, इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल एक्टिविटी। अगर वो स्टार्ट हो गई है तो हम मान के चलेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है कैपिटलाइज होगा, और यहाँ पर आपका एसेट रेडी फॉर यूज होगा, तो यहाँ तक आपने कैपिटलाइज करना है। इससे पहले वाली बोरिंग कॉस्ट को भी आपने कैपिटलाइज करना है, और इसके बाद वाली बोरिंग कॉस्ट को भी आपने कैपिटलाइज करना है। सस्पेंशन का मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि कब सस्पेंड करना है, अगर आपकी बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रही तब भी आपने सस्पेंड कर देना है, और दूसरा जब आपकी एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रही है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, ठीक है, तो वो भी आपने उस समय भी कैपिटलाइजेशन कर देना है। यहाँ पर एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब अगर हम लोग सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं तभी हम मानेंगे कि हमारी एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है, और अगर एक्टिव डेवलपमेंट इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हम वेट कर रहे हैं एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए या उस पर्पस के लिए हमें चाहिए डिले, तो उस पर्पस के लिए अगर एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है तो हम मान के चलेंगे कि कैपिटलाइज होगा और एक्टिव डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि आप एसेट को रेडी करना चाह रहे हो, उसके लिए जरूरी है कि वो डिले करना, वेट करना, और उस पीरियड में आपका इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज होता रहेगा। कब आपको कैपिटलाइजेशन बंद करनी है? जब आपकी बोरिंग कॉस्ट इनकर होना बंद हो जाएगी, और दूसरा जब आपका सारा का सारा काम एसेट रेडी फॉर यूज हो जाएगा।
यानी कि आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, टेक्निकल काम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन रूटीन अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम चलता जा रहा है तब भी आपको एसेट को कैपिटलाइज करना बंद करना, मान के चलेंगे एसेट रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल हो चुका है। क्लियर है? अगर आप पार्ट फेजेस में काम कर रहे हो तो आपको देखना है कि ईच फेज अगर इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है तो इंडिविजुअली क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा ईच फेज, और अगर वो रेडी फॉर यूज हो चुका है और बाकी के ऊपर आपका काम चल रहा है तो वो वाले पार्ट के ऊपर कैपिटलाइजेशन होना बंद हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट के ऊपर कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू होता रहेगा। अब सवाल ही आता है कि कैपिटलाइजेशन की जो बोरिंग कॉस्ट है कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट कैसे निकालोगे, कितना कैपिटलाइजेशन होगा, कितना कैसे होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? बोरिंग आपकी दो टाइप की होगी, एक आपकी जनरल पर्पस की बोरिंग होगी और एक स्पेसिफिक पर्पस की बोरिंग होगी। ठीक है, एक जनरल पर्पस की बोरिंग होगी, दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पस की बोरिंग होगी। देखो ध्यान दो, जितना पैसा क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा हुआ है उसके ऊपर जितनी बोरिंग कॉस्ट होगी वही कैपिटलाइज होगी। ठीक है, तो मान लो आपने लोन लेके रख लिया और आपने उस लोन का पैसा कंस्ट्रक्शन में अब यूज ही नहीं किया, तो फिर ऑटोमेटिकली जब पैसा यूज ही नहीं हो रहा, लिखा ना एक्टिव डेवलपमेंट के ऊपर पैसा, एक्टिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए और बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें आएंगी तो ही आप कैपिटलाइज करोगे, अदरवाइज पीरियड में ले जाओगे। तो जब आप बोरो करते हो तो पहले आप देखो दो तरीके की बोरिंग होती है, एक जनरल पर्पस बोरिंग होती है, एक आपकी स्पेसिफिक पर्पस बोरिंग होती है। स्पेसिफिक पर्पस वो होती है जो स्पेसिफिकली आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरो किया होता है। तो आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरो किया, कितना बोरो किया, 5 लाख आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरो किया, तो इसका इंटरेस्ट तो सीधा ही कैपिटलाइज होगा, इसका इंटरेस्ट तो सीधा ही कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर ये खर्च हो रहा है तो ये भी ध्यान रखना है, इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा लेकिन अगर खर्च ही नहीं हो रहा, कंडीशन है ना ये, देखो अब भूल जाते हो कंडीशंस। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरा और वो एसेट होना चाहिए, और तीसरा कमेंसमेंट करने के लिए बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए, एक्टिव डेवलपमेंट होनी चाहिए और खर्चा भी होना चाहिए। ठीक है, खर्चे का मतलब कैश में खर्चा भी हो सकता है, अदर एसेट में भी खर्चा हो सकता है, और आप इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटीज भी ले सकते हो। ये तीनों एक्सपेंडिचर का पार्ट है। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड भी होनी चाहिए, एक्टिविटी भी होनी चाहिए और उस एक्टिविटी के ऊपर खर्चा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मान के चलेंगे कि आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो। तो अब देखिए, आपने 5 लाख की बोरिंग कर ली, ये स्पेसिफिक बोरिंग है, इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा सीधा ही, क्योंकि इसी पर्पज के लिए। अगर ये पैसा यूज हो रहा है, अगर ये पैसे के ऊपर बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और एक्टिव डेवलपमेंट भी हो रही है और ये पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज भी हो रहा है, तो हम इसका जितना भी बोरिंग कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, लेकिन मान लीजिए आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन में 7.5 लाख खर्चा हुआ, 7.5 लाख में से तो 5 लाख तो यहीं से आएगा मान के चलेंगे, बाकी कहां से आएगा, बाकी जनरल बोरिंग से आएगा। तो दो तरीके की बोरिंग होती है, एक आपकी स्पेसिफिक बोरिंग होती है, एक आपकी जनरल बोरिंग होती है। जनरल बोरिंग का वो पैसा होता है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग है। तो आपकी क्वालिफाइंग एसेट पे 7.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, आपकी क्वालिफाइंग एसेट पे 7.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। ठीक है, उसमें से 5 लाख आपका स्पेसिफिक बोरिंग से आ गया, इसका मतलब 2.5 लाख आपका कहां से आएगा, जनरल बोरिंग से। अब स्पेशल बोरिंग का तो रेट पता है हमें, जनरल बोरिंग का हमें रेट नहीं पता। जनरल बोरिंग टोटल 35 लाख की है, उसमें से 10% पब्लिक डिपॉजिट है, 12% डिबेंचर है और 14% बैंक लोन है। 10% पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख की है, 12% डिबेंचर 15 लाख की और 14% बैंक लोन 10 लाख है। टोटल करके देखोगे तो आपका ये 35 लाख बनता है। ठीक है, टोटल आपने 7.5 लाख लगाया, 5 लाख यहां से लगाया और बाकी यहां से लगाया, ये 5 लाख हो गया यहां से, और यहां से आपका कितना हो गया, 2.5 लाख। इसका रेट तो पता है लेकिन इसका रेट नहीं पता, तो हम इसके लिए एक रेट निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, आइए, कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट 7.5 लाख। कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी बनती है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन क्वालिफाइंग एसेट और बोरिंग कॉस्ट टू बी ट्रांसफर टू P&L। अब आप देखो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी बनेगी, इसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे करोगे वो भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, और इनके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे करोगे वो भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। तो जोड़ लोगे टोटल बोरिंग कॉस्ट, आपको पता चल जाएगी। टोटल बोरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ये देखो आपकी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट 5 लाख का 12% 60,000 और जनरल बोरिंग कॉस्ट 10 लाख का 10% पूरे साल का, पूरा साल लेके चलते हैं। ठीक है, 15 लाख इंटू 12 और 10 लाख इंटू 14, ये टोटल इसकी होगी, और टोटल आपकी 4,80,000 आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी। क्लियर है, टोटल इसकी बोरिंग कॉस्ट 60,000 होगी और इन तीनों की जो बोरिंग कॉस्ट होगी 4,20,000 होगी।
टोटल बोरिंग कॉस्ट साल भर में हुई है 4,80,000। अब इसमें से कितना कैपिटलाइज करना है और कितना पीएनएल में लेके जाना है, इसके बारे में बात करनी है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन क्वालिफाइंग एसेट और बोरिंग कॉस्ट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, इसके लिए हमें इसका एक वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। इसका एक, क्योंकि देखो स्पेसिफिक बोरिंग तो पता है 7.5 लाख में से 5 लाख तो यहां से आ गया पता है, लेकिन 7.5 लाख रुपया खर्चा हुआ पूरे साल में। ध्यान देना, 7.5 लाख इक्विवेलेंट खर्चा हुआ पूरे साल में। इक्विवेलेंट का मतलब सर क्या है? इसका मतलब यह भी हो सकता है कि 15 लाख खर्चा हुआ हो लेकिन 6 महीने के लिए हुआ हो, तो हम इसको इक्विवेलेंट करके 7.5 लाख में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पूरे साल में, पूरे साल के लिए 7.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, ये ना इक्विवेलेंट होता है। हम इसमें साल की फिगर में कन्वर्ट करके रखते हैं। ऐसा भी हो सकता हो कि कुछ पैसा कुछ दिन के लिए खर्चा हुआ, कुछ पैसा कितने दिन के लिए खर्चा हुआ, कुछ पैसा कितने दिनों के लिए खर्चा हुआ, तो हमने उसको एनुअल फिगर में कन्वर्ट कर रखा है। 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख ऐसे आया। ऐसा भी हो सकता है कि 1 अप्रैल को 2025 को 2 लाख खर्चा हुआ, तो 12/12 महीनों के लिए यूज हुआ। इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा 12 महीनों के लिए। फिर हमने एक साथ 2025 में खर्चा किया 6 लाख, ठीक है, 6 लाख नहीं 3 लाख, तो मान लो कितने महीने हो गए 9/12, ठीक। इसका इंटरेस्ट 9 महीने 12 का कैपिटलाइज होगा। अरे खर्चा यही हुआ तो 9 महीने का ही कैपिटलाइज होगा ना। उसके बाद आपने 1/10/2025 को 3 लाख और खर्च कर दिया, तो ये इसका इंटरेस्ट 6 महीने का ही कैपिटलाइज होगा। पूरे साल में 6 महीने के लिए यूज हो रहा है पैसा। उसके बाद आपने 1/12/25 में 1 लाख और खर्च कर दिया, कितने महीने 4/12। और फिर आपने 31 जनवरी 2025 को आपने 1 लाख और खर्च कर दिया, तो ये 2 महीनों के लिए खर्च यूज हुआ, 2 महीनों का इंटरेस्ट। इसको जोड़ के ये 7.5 लाख आया होगा। एनुअल फिगर है ये 7.5 लाख है ना। ऐसा थोड़ा ना होगा कि अप्रैल को पूरा 7.5 लगा दिया और पूरा साल तक वही चलता रहा। ऐसे खर्चे होते हैं क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर। ये सारे खर्चे क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर हो रहे हैं, इनका निचोड़ 7.5 लाख है। तो ये जो फिगर दे रखी है ना, ये 7.5 लाख ऐसे आई है। क्लियर? एनुअल फिगर है ये, इक्विवेलेंट एनुअल फिगर, यानी कि 7.5 लाख रुपया पूरे साल के लिए यूज हो रहा है, मान के चल रहे हैं बिगिनिंग से लेके एंड तक। तो 7.5 लाख रुपया आया कहां से? 7.5 लाख रुपया आया 5 लाख यहां से और 2.5 लाख यहां से। अब ये 5 लाख किस रेट पे आए तो मालूम है, अब ये 2.5 लाख किस रेट पर आ रहा है हमें मालूम नहीं है। तो हम इस पूरी जनरल बोरिंग का वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे। ठीक है, आइए। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट आपकी 4,80,000 आ गई। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसका 1 लाख ब्याज हो गया, दूसरी का कितना हो गया 1,80,000, तीसरी का कितना हो गया 1,40,000। ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। टोटल अमाउंट बोरो कितनी की आपने 35 लाख, तो टोटल 12% रेट इसका होगा। ठीक, तो इसका मतलब आपने जो 5 लाख में से 2.5 लाख यहाँ, 7.5 लाख आपने यहां से लिया और 7.5 लाख आपने, नहीं सॉरी 7.5 लाख में से 5 लाख आपने यहां से लिया और 2.5 लाख यहां से लिया। ये भी 12% पे पड़ रहा है आपको और ये भी 12% पे पड़ रहा है एवरेज रेट। तो आप देखोगे 5 लाख के ऊपर स्पेसिफिक बोरिंग का 6,60,000 और जनरल बोरिंग का 30,000। टोटल आपका 90,000 का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा और बाकी का आपका पीएनएल में चला जाएगा। 4,80,000 का टोटल इंटरेस्ट था, उसमें से 90,000 का आपको वो होगा कैपिटलाइज होगा और बाकी की जो जनरल बोरिंग है 30,90,000, सॉरी बाकी का जो 3,90,000 है वो पीएनएल में जाएगा। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पहली बात ये आपके पास बोरिंग्स है, ये आपकी स्पेसिफिक बोरिंग्स है, ये आपकी जनरल बोरिंग्स है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जनरल बोरिंग का मतलब होता है किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो और स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब होता है आपने सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट को अक्वायर करने के लिए बोरो किया है। तो क्लियर सी बात है कि हम मान के चलेंगे कि क्वालिफाइंग एसेट में ठीक है जी, क्वालिफाइंग एसेट्स में सबसे पहले ये वाला पैसा यूज हुआ, फिर बाद में ये वाला यूज हुआ। तो 7.5 लाख कैसे आया, ये सबसे पहले सवाल है कि क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कितना खर्चा हुआ।
क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सबसे पहले हम ये निकालेंगे पूरे साल में कितना खर्चा हुआ, तभी पता लगेगा कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। बीच में सस्पेंशन पीरियड भी तो होगा, बीच में सस्पेंशन पीरियड भी होगा। जब से बोरो कर लिए तब से कैपिटलाइज करना थोड़ा शुरू करने हैं, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगी, बीच में सस्पेंशन भी हो सकता है। तो हमें ये अमाउंट ध्यान से कैलकुलेट करनी होगी। याद रखना ये पूरे साल की अमाउंट है। कैसे निकाली होगी मैंने आपको आइडिया दे दिया है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है कैसे निकाला होगा। वेटेड एवरेज निकाला होगा कि कितना कितना पैसा यूज हो रहा है। मान लीजिए ये कितना पैसा हुआ, 2, 5, 8, 9, 10 लाख। 10 लाख आपने क्वालिफाइंग एसेट में यूज किया, लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ 7.5 लाख का कैपिटलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 लाख आपने यूज किया पहले, ये 12 पूरे साल शुरू में यूज कर लिया था और 12 महीनों के लिए यूज हुआ तो ये आ गया। फिर आपने 3 लाख और यूज किया एक साथ को क्वालिफाइंग एसेट के लिए, बट ये पूरे साल के लिए यूज नहीं हुआ क्योंकि ये 9 महीनों के लिए यूज हुआ तो 9/12 कर दिया। फिर 1/10/2025 3 लाख फिर से आपने यूज किया, यूज तो 3 लाख किया, लेकिन इसका इंटरेस्ट कितनी देर का कैपिटलाइज होगा, 6 महीने का, तो 6 महीने का कंसीडर कर लिया। फिर आपने 1/12 को फिर से 1 लाख यूज कर लिया, लेकिन ये 1 लाख जो आपने यूज किया है ये इसका इंटरेस्ट पिछले पीरियड का तो पीरियड में जाएगा, और ये जो 4 महीने का इंटरेस्ट है ये कैपिटलाइज होगा, और ये जो लास्ट में 1 लाख यूज किया है इसका सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इसका 6 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इसका 9 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इसका 12 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। क्योंकि ये पैसा जब क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज होगा तभी कैपिटलाइज करोगे, इससे पहले तो यूज ही नहीं हो रहा था। शर्त देखो ना, क्वालिफाई किसको करना है, क्वालिफाई तब करना है जब वो खर्चा बोरिंग से स्टार्ट नहीं होना, बोर तो कर लिया, साथ में एक्टिविटी भी शुरू होनी चाहिए और खर्च भी होना चाहिए उस क्वालिफाइंग एसेट के लिए। तो आपने बोरो तो कर रखा है, ये तो शुरू में बोरो कर लिया था, ये पहले दिन से ही बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड भी हो रही है और ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज भी होने लग गया, तो पूरे पीरियड का इंटरेस्ट क्वालिफाई कर देंगे इस अमाउंट के ऊपर। सेकंड, एक साथ बोरो तो ये भी 1/4 को किया होगा, लेकिन 3 महीने ये एसेट बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रहे हैं, पर ये पैसा क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज नहीं हो रहा। कब से यूज होना शुरू हुआ, एक साथ से, तो उसके बाद के पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। आपने 1/10 को बोरो कर लिया, सॉरी बोरो तो 1 अप्रैल को किया होगा, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट के लिए ये स्टार्ट यूज होना कब से शुरू हुआ है, 1/10 से। इसके बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इसके पहले वाला तो पीरियड में जाएगा। 1/12 आपने 1 दिसंबर को आपने फिर से बोरो तो 1 अप्रैल को किया होगा, लेकिन आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए इसको यूज करना शुरू किया इस पीरियड को, तो सिर्फ 4 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, आप अर्लियर 8 महीने का पीरियड में जाएगा, और ये जो 1 लाख रुपए है इसका सिर्फ 2 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, अर्लियर 10 महीनों का पीरियड में जाएगा। तो करते 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 हमने इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल के जिसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा पूरे साल की। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है ना तो पहले ये निकालना है, क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, तो इसलिए किया है ऐसा ताकि हमें पता चले इक्विवेलेंट, इसका 7.5 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और पूरे साल का क्यों ले लिया, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट एनुअल फिगर में कन्वर्ट कर दिया इसको। अगर आपको ये गिवन है तो आपको पहले ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ आई आपको? तो ये आपके पास 7.5 लाख रुपए, ये 7.5 लाख ऐसे गिवन है, ठीक है। अब ये 7.5 लाख में कुछ पैसा यहां से आया होगा, कुछ पैसा यहां से आया होगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि 5 लाख तो आपका जनरल स्पेसिफिक बोरिंग में से आया होगा, और जो 2.5 लाख है वो आपकी, सॉरी 5 लाख तो स्पेसिफिक बोरिंग में से आया होगा और 2.5 लाख कहां से आया होगा, जनरल बोरिंग में से आया होगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब जनरल बोरिंग का एक रेट तो है नहीं, तो जनरल बोरिंग का हम एवरेज रेट निकाल लेंगे, ठीक है। जनरल बोरिंग का हम एवरेज रेट निकाल लेंगे, स्पेसिफिक बोरिंग का हमें रेट पता है। तो टोटल इंटरेस्ट आपका बोरिंग कॉस्ट इतनी बनती है, इतनी बनती है। इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी, जितना बोरिंग कॉस्ट इस पे इनकर्ड हुई है वो कैपिटलाइज होगी, और बाकी की जो बोरिंग कॉस्ट है वो पीरियड में जाएगी। तो इस पे कितनी हुई है, इसमें 5 लाख पे तो सीधा ही पता है ये, और जो बाकी का 2.5 लाख है वो जनरल बोरिंग में से आया है, और जनरल बोरिंग का हमें रेट निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, जो कि सारा इंटरेस्ट जोड़ दीजिए जनरल बोरिंग का, टोटल अमाउंट कितनी है, और उसका आपको एक रेट आ जाएगा, ये 12%, यानी कि जनरल बोरिंग का एवरेज रेट भी 12% है। तो 5 लाख 7.5 लाख में से 5 लाख तो स्पेसिफिक बोरिंग से यूज हुआ, और 2.5 लाख आपका जनरल बोरिंग से यूज किया, और इस तरीके से आपका टोटल इंटरेस्ट इतना आपका कैपिटलाइज होगा, और बाकी का जो इंटरेस्ट है वो पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलें आगे, चलिए
ये वाला पॉइंट रह गया था, ये मैं पढ़ देता हूं। ये देखो, नहीं ये रिमेंबर, इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग फॉर ऑब्टेनिंग ए पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट्स, बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक बोरिंग शुड बी कैपिटलाइज टू दैट पर्टिकुलर एसेट ओनली। जो उस एसेट से रिलेटेड है उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। इन केस ऑफ जनरल बोरिंग, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज शुड बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग capitalization rate to the expenditure on that asset. The capitalization rate would be weighted average of borrowing cost. Amount of borrowing cost capitalized during the period should not exceed the amount of borrowing cost incurred. जितनी आपने, अब देखो उस क्वेश्चन में 4,80,000 की बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की है, कैपिटलाइज तो आई थिंक 90,000 ही हो रहा है ना। तो कैपिटलाइज करने वाली कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट जितनी इनकर्ड की उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तो कभी भी नहीं होगी। क्लियर है? तो स्पेसिफिक बोरिंग सीधी कैलकुलेट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग पार्ट हम मान के चलेंगे जनरल बोरिंग से यूज हो रहा है, और जनरल बोरिंग के लिए रेट हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज, उसके हिसाब से हम जनरल बोरिंग का कितना क्वालिफाइंग में जाएगा और बाकी पीरियड में जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है जी? और ये भी बात मैंने आपको बता दी है कि ये आपकी टोटल बोरिंग कॉस्ट है, उसमें से कितना आपका, अगर आप उस पैसे को, जैसे स्पेसिफिक बोरिंग है, स्पेसिफिक बोरिंग में आपने 12% ब्याज बढ़ रहा है आपको, लेकिन आपने क्या किया, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए, वहां से आपको कुछ रेट आ गया और इफेक्टिव रेट आपका 11% ही रह गया। आपने 1 लाख, देखो आपने 5 लाख बोरो किए, 5 लाख के ऊपर 12% कितना बनता है? 60,000, माइनस आपने इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो 10,000 आपका वहां से आ गया, तो आपकी नेट बोरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 50,000। 50,000 5 लाख के ऊपर कितने परसेंट रह गया? तो 10% ही आपको बोरिंग कॉस्ट लेके चलना है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बच्चों को कंफ्यूजन आई डोंट नो क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है, आपको बोरिंग कॉस्ट याद नहीं करनी है, क्या होता है पता होना चाहिए। दूसरा, बोरिंग कॉस्ट में क्वालिफाइंग एसेट में, क्वालिफाइंग एसेट को ढंग से पढ़ लेना है, कौन कौन से क्वालिफाइंग एसेट है, कौन कौन से क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। जो खर्चा क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर होगा वो आपको, उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी बात वही आती है ना, सारी की सारी खर्चा जो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर है वो सारे का सारा कैपिटलाइज नहीं होगा, उसकी कंडीशंस है। जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है या जो जनरल पर्पस है उसका तो सारे का सारा पीएल में जाएगा। क्वालिफाइंग एसेट वाला पैसा भी सारा कैपिटलाइज नहीं होता, कुछ कैपिटलाइज होता है, कुछ पीएल में वो भी जाता है। वो पढ़ना है कि कितना कैपिटलाइज होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एक्सचेंज डिफरेंस का पॉइंट मैंने बता दिया कि कितना एएस 16 में डील करना है, एक्सचेंज डिफरेंस कितना एएस 11 में डील करना है। जितना सेविंग कर रहे हो बाहर से बोरो करके जितनी इंटरेस्ट की सेविंग कर रहे हो आप, उतना पैसे से ज्यादा एक्सचेंज डिफरेंस आपको कैपिटलाइज नहीं करना। रिमेनिंग इंटरेस्ट आपका एएस 11 में डील होगा जो कि पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन, कैपिटलाइजेशन करने के लिए जरूरी है कि आपका क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, और उस क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो। क्लियर? तभी आपने क्वालिफाइंग करना है। कब से शुरू करना है? जब से एक्टिविटी टू ब्रिंग दैट एसेट टू मैन्युफैक्चर दैट एसेट शुरू हो रही है, जब वो रेडी फॉर यूज हो जाएगा तब तक आपको कैपिटलाइजेशन करनी है। क्या सस्पेंशन हो सकता है? अच्छा, ये करने के लिए, कमेंसमेंट करने के लिए बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड भी होनी चाहिए, एक्टिव डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और एक्सपेंडिचर इनकर्ड भी होना चाहिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब कैश भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है कि आपने यूज किया हो, और आपकी इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटीज भी आप कह सकते हो कि आपने इनकर्ड किया खर्चा। क्लियर है? यहां पर ध्यान देना है कि आपकी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन काम अगर चल रहा है, शुरू हो गया है, तो हम मान के चलेंगे एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, कब आप सस्पेंड करोगे? जब आपकी बोरिंग कॉस्ट बंद हो जाएगी या अब नॉर्मल रीजन की वजह से एक्टिव डेवलपमेंट रुक जाएगी। एक्टिव डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, कब नहीं रुकेगी? जब आपका सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है, तो मान के चलेंगे कि आपकी एक्टिव डेवलपमेंट नहीं रुकी है। अगर एक्टिव डेवलपमेंट, अगर आपने कैपिटलाइजेशन तभी होती रहेगी अगर आप टेम्परेरी डिले की वजह से प्रोडक्शन को रोक देते हो। वो टेम्परेरी डिले जरूरी होता है रेडी फॉर यूज करने के लिए या रेडी फॉर सेल करने के लिए। वो टेम्परेरी डिले, मैंने आपको बोला था, वाटर लेवल राइज कर जाता है या इन्वेंट्री को स्टोर करना बड़ा मैंडेटरी होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे नीडेड फॉर इन्वेंट्री टू मेच्योर होने के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है, तो हम उसको रख देते हैं। तब भी हम मान के चलेंगे एक्टिव डेवलपमेंट हमारी हो रही है, तो सस्पेंशन नहीं होगा। अब नॉर्मल रीजन की वजह से अगर एक्टिव डेवलपमेंट रुक गई है तो हम सस्पेंशन कर देंगे, ठीक है। उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद कब आपने बंद कर देनी है, मैंने आपको बता दिया। बोरिंग कॉस्ट आपने लोन पे कर दिया तो बोरिंग कॉस्ट इनकम होनी बंद हो गई है। दूसरा, यहाँ आपकी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है और एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, और यह इंटेंडेड फॉर सेल, जिस पर्पज के लिए भी था एसेट उसके लिए रेडी है। और इसमें आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपका रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन काम चलता रहे। और ये फेज वाला भी मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया है।
अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा आ सकता है। यहां पर जो 7.5 लाख है ना, इसमें जब से एसेट के ऊपर शुरू हुआ है, जितनी देर तक खर्चा हो रहा है वो सारा कंसीडर किया है, सस्पेंशन भी कंसीडर कर ली है। ठीक है, सस्पेंशन कंसीडर करके ये अमाउंट निकाली गई है। ठीक है, सपोज करो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया, मान लीजिए 1/4 को 2025 को आपने 2 लाख रुपया खर्च कर दिया, ठीक, और कंस्ट्रक्शन के लिए, और 1/7/25 को आपकी सस्पेंशन होगी। 1/7/25 से लेके 31/10/25 तक सस्पेंशन होगी। खर्चा सिर्फ इतना ही हुआ है। तो इसका मतलब 2 लाख पहले कितने महीने यूज हुआ? अप्रैल में जून 3/12 प्लस बाद में इसके बाद यूज होगा 2 लाख इंटू 6/12। इन दोनों को जोड़ोगे, इतने जो अमाउंट आएगी एनुअलाइज, इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, बाकी का कैपिटलाइज नहीं होगा। अब देखो सस्पेंशन वाला पीरियड निकाल दिया ना कैपिटलाइजेशन वाले पीरियड में से। ठीक है, जितने पीरियड के लिए एसेट यूज ही नहीं हो रहा उतने पीरियड का इंटरेस्ट तो पे करोगे आप, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगा। अब देखो 1/4 से लेके 30/6 तक 3 महीने हो गए, और फिर 31/10 के बाद 1 नवंबर से लेके 5 महीने 31 मार्च तक आपने फिर कंसीडर कर लिया 2 लाख के ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपकी इक्विवेलेंट अमाउंट बनेगी उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा पूरे साल का, बाकी का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, बाकी पीरियड में जाएगा। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होती हैं। तो आपको जो 7.5 लाख की फिगर गिवन है ना, ये ऐसी सारी चीजें सम अप करने के बाद आती हैं। ऐसा नहीं कि 7.5 लाख रुपए एक बार खर्च कर दिया। क्लियर है? ये गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो ऐसे करके निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन भी आपकी बुक में है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। होप है आपको समझ में आया होगा, और आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।